वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ मैं क्यों लिखता हूं के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। मतलब लेखक कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा यानी एक्सपीरियंस की तुलना में अनुभूति ज्यादा मैटर करती है। एक्सपीरियंस से ज्यादा मैटर क्या करती है? अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है महसूस करना। तो लेखक के लिए क्या है कि जब आप किसी विषय पर लिखते हो तो उसके लिए एक्सपीरियंस से ज्यादा क्या मैटर करता है? फीलिंग्स, अनुभूति। आपको पहले क्या आनी चाहिए? उस चीज के लिए फीलिंग्स आनी चाहिए। तो जब आपको उस चीज के लिए फीलिंग्स आएगी तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो यानी लेखन के मामले में, लिखने के मामले में एक्सपीरियंस से ज्यादा मैटर क्या करता है? फीलिंग्स मैटर करती है। अनुभव से ज्यादा मैटर क्या करता है? अनुभूति करती है। तो हमने इसके बारे में लिखना है। तो पहला प्रश्न आप समझ गए। लेखक कहना चाहता है कि अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लिखने में ज्यादा मददगार साबित होती है। यानी एक्सपीरियंस से ज्यादा फीलिंग ज्यादा मैटर करती है। किसमें? लिखने के मामले में। अगर आप एक राइटर हो तो आप देखिए इसके उत्तर में आपने क्या लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है, लेखक कहना चाहता है कि जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं तो उसके लिए अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। मतलब अब मान लीजिए मैं किसी भी विषय पर एक कविता लिख रहा हूं तो कविता में तभी लिख पाऊंगा जब मैंने उस चीज को क्या किया होगा? फील किया होगा, महसूस किया होगा। अब मान लीजिए मैं बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग करता हूं, है ना, मैंने कई सारी जगह में घूमने गया, लेकिन मैंने एक ही जगह का वर्णन अपनी कविता में किया। तो अनुभव तो मुझे बहुत सारी जगहों का था, लेकिन जिस जगह ने मेरे दिल में क्या एक फीलिंग क्रिएट करी, मैंने उस जगह के बारे में लिखा। तो अनुभव से ज्यादा मैटर क्या करती है? अनुभूति करती है मैटर। अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस और अनुभूति का मतलब होता है फीलिंग, महसूस करना। ठीक है। तो लेखक कहना चाहता है कि जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं तो उसके लिए अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट बहुत आसान है। दूसरा, लेखक कहना चाहता है कि लेखन कार्य मन के अंदर की वस्तु है। यानी लिखने का जो काम है ना वो मन के अंदर से आता है। यानी कि उसके लिए क्या होनी चाहिए? अनुभूति होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। तो दोनों पॉइंट बहुत आसान है। पहला वाला पॉइंट क्या है? लेखक कहना चाहता है कि जब भी हम किसी विषय के बारे में लिखते हैं तो क्या है? तो उसके लिए अनुभूति होना आवश्यक है। दूसरे में लेखक कहना चाहता है कि लेखन कार्य मन के अंदर की वस्तु है। यानी लिखने का काम मन से होता है। और तीसरा पॉइंट है, लेखक कहना चाहता है कि जब तक हम किसी चीज को महसूस नहीं करते तब तक हम अच्छा नहीं लिख सकते। तो तीनों पॉइंट सिमिलर से हैं। लेखक कहना चाहता है कि, लेखक कहना चाहता है कि, लेखक कहना चाहता है कि। और आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, ऐसा कहीं पर नहीं है कि आप पॉइंट में नहीं लिख सकते। तो तीन पॉइंट याद रखने हैं आपने कि लेखक कहना चाहता है कि क्या, कि जब भी हम किसी विषय पर लिखते हैं तो उसके लिए अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी विषय पर लिखते हैं तो उसके लिए अनुभूति होना बहुत जरूरी है। दूसरा, लेखक कहना चाहता है कि लेखन कार्य अंदर की वस्तु है, यानी कि मन के अंदर की वस्तु है। तीसरा, लेखक कहना चाहता है कि जब हम किसी चीज को महसूस नहीं करते तब तक हम अच्छा नहीं लिख सकते। तो किसी भी चीज के लिए अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले उस चीज को महसूस करना पड़ता है, उस चीज की अनुभूति करनी पड़ती है। तो समझ गए आप कि लेखन कार्य में अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनुभूति। क्योंकि जब हमें किसी चीज की अनुभूति होगी तभी हम उसमें अपनी भावनाओं को डाल पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। अगर अनुभूति नहीं होगी तो हम किसी भी विषय पर अच्छा नहीं लिख सकते। तो यह आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
लेखक ने अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो आपने सुना होगा हिरोशिमा के बारे में, जापान में, आपको पता है वहां परमाणु बम गिराया गया था। तो इसमें आप क्या लिखोगे? देखिए बहुत सरल है। एक बार लेखक जापान गया, वह हिरोशिमा नगर की सड़कों पर घूम रहा था। स्टोरी टाइप में याद रखना आपने। एक बार लेखक जापान गया, पूर्ण विराम, वह हिरोशिमा नगर की सड़कों पर घूम रहा था। वहां उसने देखा कि एक इंसान की परछाई पत्थर पर छपी हुई है। ठीक है, उसे देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ और उसकी अनुभूति जाग गई। उस दिन लेखक के मन में हिरोशिमा के विस्फोट का दृश्य जाग गया। बस उस दिन लेखक ने फील करा कि यार उस समय कैसा विस्फोट रहा होगा, जब उसने आदमी की परछाई देखी ना उस पत्थर पे छपी हुई, तो उस दिन उसके आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो गया, वो इमेजिन करने लग गया उस चीज को, उसकी अनुभूति जाग गई। आ गया आपके समझ में कि एक बार लेखक जापान गया, वहां वो हिरोशिमा नगर की सड़कों पर घूम रहा था। उसने क्या देखा कि एक इंसान की परछाई पत्थर पर छपी हुई है और उसको इतना दुख हुआ कि उसके मन में क्या है, भावनाएं जाग गई, अनुभूति जाग गई। ठीक है, और उसके आंखों के सामने हिरोशिमा के विस्फोट का दृश्य क्या हो गया, पैदा हो गया। क्लियर हो गया? तो यह भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं आपको बता चुका हूं कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें किसी भी चीज के लिए अंदर से क्या होती है, अनुभूति होती है, तो हम क्या करते हैं, फिर लेखन कार्य शुरू कर देते हैं। लिखने के लिए हमको कौन सी चीज प्रेरित करती है? जब हमें किसी चीज की क्या होती है, अनुभूति होती है। देखिए, जब लेखक को कोई चीज महसूस होती है तब वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसके मन में कई सारे विचार आते हैं और जब वह इन विचारों को लिखता है तभी उसे तसल्ली मिलती है। ठीक है, अब मेरे को जब किसी चीज की अनुभूति हुई तभी मैं क्या करूंगा, उस चीज के बारे में लिखूंगा और अच्छा भी लिख पाऊंगा और अपने सारे विचारों को लिख दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस विषय पर मैं लिखना चाहता था, मेरे मन में जो फीलिंग्स थी, जो अनुभूति थी, मैंने उनके बारे में लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी इंसान को लिखने के लिए कौन प्रेरित करता है? सबसे पहले उसके अंदर की अनुभूति। जब उसको किसी चीज की अनुभूति होती है, जब उसको किसी चीज के बारे में क्या है, महसूस होता है, तब वो अपनी भावनाओं को दिल से क्या करता है, प्रकट करता है। तो ये आप अपने आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? अब किसी भी रचनाकार के, किसी भी राइटर के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे इंसान को भी लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। जब कोई लेखक किसी विषय पर लिखता है तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होकर उसी विषय पर लिखने लगते हैं। यह आपको पता है। जब कोई लेखक क्या है, किसी विषय पर लिखता है तो दूसरे लोग उससे प्रेरित होकर उस विषय पर लिखने लगते हैं। अब जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और बाद में कई लोग इस पर लिखने लगे, तब रामायण में कई चीजें बनने लगी, पिक्चर भी बनने लग गई रामायण में, नाटक बनने लग गए रामायण में। तो वही बात है, ठीक है, कि किसी भी चीज का जो प्रेरणा स्रोत है वो दूसरे लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, कि जब कोई लेखक किसी विषय पर लिखता है तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होकर उस चीज पर लिख सकते हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उसके बाद कई लोगों ने उस विषय पर लिखा। बस। अगला है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के अलावा ब्रहा दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब कई बार ना लोग आत्मानुभूति से तो लिखते ही हैं, जो हमें अंदर की जो हमारी फीलिंग्स है ना उसके कारण हम लिखते हैं, लेकिन कई बार बाहरी दबाव के कारण भी इंसान को लिखना पड़ता है। ये कौन कौन से बाहरी दबाव हैं? ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, जब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स आएगी ना, जब मुझे किसी चीज की आत्मानुभूति होगी तो मैं लिखूंगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार इंसान पे ऐसे बाहरी दबाव डाले जाते हैं कि उसको मजबूरी में या बाहरी दबाव के कारण भी लिखना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार कोई राइटर क्या है अपनी दिल की बात लिखे। क्या पता उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। कौन सी हो मजबूरी, कौन से हैं वो बाहरी दबाव? देखिए, जब लेखक को कोई चीज महसूस होती है तब वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार बाहरी दबाव के कारण भी लेखक को लिखना होता है। जैसे
कई लेखक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लिखते हैं। अब कई लोग एज अ राइटर भी जॉब करते हैं, हालांकि उनको अंदर से अनुभूति हो नहीं हो, लेकिन वो इसलिए लिखते हैं कि उनको लिखने के बदले पैसे मिलते हैं और उससे उनका परिवार चलता है। दूसरा, कई लेखक दूसरों के कहने पर लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं किसी के न्यूज़पेपर में काम करता हूं, तो मान लीजिए क्या पता मुझे सैलरी मिल रही हो लिखने की। तीसरा, कई लेखक दबाव के कारण भी लिखते हैं कि भाई ऊपर से संपादक का दबाव है कि तुम्हें इस चीज पर यह आर्टिकल लिखना है, तो मजबूरी में लिखना पड़ेगा। तो यह आप लिख सकते हैं कि इंसान अपनी आत्मानुभूति के कारण लिखता है, लेकिन कई बार बाहरी दबाव के कारण भी उसको लिखना पड़ता है। जैसे कई लेखक अपने परिवार को चलाने के लिए लिखते हैं, कई लेखक दूसरों के कहने पर लिखते हैं, कई लेखक दबाव के कारण लिखते हैं। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो क्या जो ये बाहरी दबाव है ये राइटर को ही प्रभावित करता है या बाहरी दबाव और फील्ड में भी होते हैं या केवल लिखने वाले फील्ड में होते हैं? तो बाहरी दबाव हर जगह होता है, हर जगह इंसान को प्रेशराइज किया जाता है। देखिए, बाहरी दबाव सभी क्षेत्रों में होता है, जैसे फिल्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब फिल्म के क्षेत्र में कैसे? डायरेक्टर का दबाव कि भाई तुम्हें अच्छी एक्टिंग करनी है, नहीं करोगे तो हम रोल किसी और को दे देंगे। राजनीति के क्षेत्र में नेता लोग बड़े बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर दबाव डालते कि तुमको यह काम करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों पे भी दबाव है, टीचर पे भी दबाव है, स्कूल पे भी दबाव है, सब पे दबाव है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों पे भी दबाव है कि तुमको इनकी तारीफ करनी है। मनोरंजन के क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, वन विभाग में, पुलिस विभाग में, हर जगह दबाव है। दबाव केवल लिखने वाले राइटर के लिए ही नहीं है कि उसको बाहरी दबाव के कारण लिखना पड़ रहा है, किसी के कहने पे लिखना पड़ रहा है। तो दबाव हर जगह होता है। तो ये सारे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाहरी दोनों दबाव का परिणाम है। मतलब जो लेखक ने हिरोशिमा पर जो कविता लिखी है वो उसके आत्मानुभूति पर भी आधारित है और बाहरी दबाव पर भी। देखिए कैसे। एक बार लेखक जापान जाता है, यह आपने पहले स्टोरी लिखनी है। सेम, एक बार लेखक जापान जाता है, वह हिरोशिमा नगर की सड़कों पर घूमता है। वहां उसने देखा कि एक इंसान की परछाई पत्थर पर छपी हुई थी और उसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसके अंदर की अनुभूति जाग गई। यह तो अनुभूति जाग गई, लेकिन उसे इस अनुभूति से आजादी तब मिली जब उसने उस पर कविता लिखी। अंदर ही अंदर उसको वो अनुभूति खाए जा रही थी और उसको उससे आजादी तब मिली जब उसने अपनी भावनाओं को क्या करा, प्रकट करा। ठीक है, तो ये उसका एक आंतरिक दबाव भी है और बाहरी दबाव, दोनों का परिणाम है। तो इसमें भी आपने बस स्टोरी लिखनी और लास्ट में लिख देना जब उसने इस अनुभूति को लिखा तब उसे तसल्ली मिली। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। बिल्कुल, क्योंकि वहां जो परमाणु बम गिराया था वो विज्ञान का गलत प्रयोग किया गया। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस प्रकार हो रहा है? आज के समय में टेक्नोलॉजी, साइंस का प्रयोग गलत कामों में भी हो रहा है। जैसे आतंकवादी जगह जगह बम विस्फोट कर रहे हैं, तो आतंकवादी जगह जगह बम फोड़ रहे हैं, तो यह विज्ञान का गलत प्रयोग है। बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, यह भी तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का गलत प्रयोग है। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, विज्ञान का गलत प्रयोग। रसायन का प्रयोग करके फसल खराब की जा रही है, यह भी विज्ञान का गलत प्रयोग। फोन, कंप्यूटर आदि का गलत प्रयोग किया जा रहा है, यह भी विज्ञान का गलत प्रयोग। प्रदूषण बढ़ रहा है, यह भी विज्ञान का गलत प्रयोग। तो यह आप अपने आप भी लिख सकते हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां हो रहा है। ठीक है, क्या आतंकवादी जगह जगह बम फोड़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, फोन का गलत प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का गलत प्रयोग हो रहा है, केमिकल का गलत प्रयोग हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ऊपर जो आपने पॉइंट लिखे। खेतों में रसायन का प्रयोग करने वालों को समझा सकते हैं। जो खेतों में केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं ना, हम उनको समझा सकते हैं कि भाई गोबर की खाद का प्रयोग करो, इनका प्रयोग मत करो। दूसरा, मोबाइल का गलत प्रयोग करने वालों को समझा सकते हैं कि भाई इसका गलत प्रयोग मत करो। जो लोग बेटियों को गर्भ में मार देते हैं उनको समझा सकते हैं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं।
और प्रदूषण मुक्त गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो गाड़ियां प्रदूषण कर रही हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं। तो एक मतलब देश के युवा नागरिक, जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते भी क्या कर सकते हैं, हम विज्ञान का गलत प्रयोग होने से रोक सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न अपनी लैंग्वेज के हैं। तो आप पूरी चैप्टर में ना आप समझ गए होंगे मेन चीज क्या है, कि इसमें लेखक क्या होता है, जापान जाता है, वहां वो हिरोशिमा नगर पर वही पत्थर पर एक इंसान की परछाई को देखता है और उसके मन में क्या है, वो दुख जाग जाता है, वो फीलिंग जाग जाती है कि यार उस समय लोगों पर क्या बीती होगी। और जब तक वो इस पर कविता नहीं लिखता तब तक उसको क्या है, तसल्ली नहीं मिलती। ठीक है, तो उसकी जो आत्मानुभूति थी उसने उसको लिखने के लिए क्या करा, प्रेरित करा। और जब उसने वो लिख दिया तो वो क्या है, एक प्रकार से वो दोनों दबाव से मुक्त हो गया, आंतरिक दबाव से भी और बाहरी दबाव से भी उसको तसल्ली मिल गई। तो यही क्या है, इस पूरे पार्ट का मेन सार है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।